along with his army, was forced to leave the fort of Nalapani. We are going towards Nalapani after this. Yeah. So this is the monument which they erected in the memory of their own general as well as their adversaries, the vanquished ones. वो इतने प्रभावित हुए गोरखों की लड़ने की क्षमता से कि उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाना उचित समझा। एक पुराना फोटोग्राफ है इस मॉन्यूमेंट का, कभी आप नेट पे जाएंगे तो ये ऐसा है कि एक मैदान में जैसे दो ये खड़े हैं, बाकी सब खाली था। There was nothing around. गोरखास कब यहाँ आके सेटल होना शुरू हुए सर? गोरखास कब यहाँ आके सेटल होना? गोरखास मैं आपको कहानी वहाँ बताऊँगा। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पढ़ लीजिए। वो कहता है on the highest point of the hill above this tomb stood the fort of Khalanga after two assaults on the 31st October and 27th November. It was captured by the British troops on the 30th of November 1814 and completely razed to the ground. उसको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया क्योंकि it was a makeshift fort. अब हम देखें तो कहाँ है वो? ये सामने वाली जो पहाड़ी है, दिस ग्रीन वन, ये तीन माउंट दिख रहे हैं ना ग्रीन वन के, उसमें सबसे इधर वाला माउंट जो है दैट इज खालंगा, हम वहीं जा रहे हैं। ये मकानों के जस्ट ऊपर वाली जो है, ये इन्होंने जो लोग अंग्रेज इसमें मारे गए, ये उनके बारे में उनके नाम लिखे हैं। और पीछे से आइए, और किस किस के बीच में? ये ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी एंड गोरखा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द ऑफ इंडिया वाज अंडर गोरखा रूल फॉर 9 years. And this East India Company created this monument for Gorkhas after the war. After the war. Even after they fell. Yes. They created this monument to remember their own dead as well as Gorkha. ये लिखते हैं, this is inscribed as a tribute of respect for our gallant adversary Balbhadar, commander of the fort, and his brave Gurkhas, who were afterwards, while in the service of Ranjit Singh, shot down in their ranks to the last man by Afghan artillery. 1814 की लड़ाई के बाद 1822 में ये मारा गया, बलभद्र थापा। तो there are two main characters in this story. One is Major General Robert Rollo Gillespie, and the other one is बलभद्र थापा। इन दोनों के ऊपर ही हम इस कहानी को बुनेंगे आगे।
ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव देहरादून बहुत कम लोगों ने किया है। और भर जाता था बिल्कुल पानी से बरसातों में, और बरसातों में ये ड्रेन कर जाता है। सागर ताल कह रहे हैं। सागर ताल नीचे नाला पानी गांव था। हाँ, और अभी ये एरिया ये सागर ताल का। तो कौन सी ये नदी? सागर ताल, इसका नाम बाद में दिया है, और अभी पुराना नाम नहीं है इसका, ये बाद में दिया है, और ये गोरखों ने ही दिया है सागर ताल। कौन सी नदी का पानी आप बता रहे हैं? यह नदी नहीं है, छोटे छोटे रिवलेट्स हैं। अच्छा। जो बरसात का पानी इन पहाड़ों में इकट्ठा हो जाता है, वो निकलता है बस। और ये दलदल था पहले यहाँ पे? हाँ, ये थोड़ा सा स्वाम्पी लैंड है, इधर भी आप थोड़ा देखेंगे तो स्वाम्पी लैंड है। फोटो खिंचाने बैठे। आ जाइए, इधर आ जाइए ना। आदित्य, आप भी बैठे हैं? हाँ, थोड़ी देर में मैं एंगल बदल बदल के बैठता रहूँगा। मैं अक्सर अपना स्टोरी सेशन नीचे करता हूँ, और नीचे अभी बहुत कर दिया, शोर शराबा कर रहे हैं। इसकी पहली स्टोरी मैंने की थी 1996 में, और तब कोई भी नहीं जानता था इस इलाके को, और मैं कहीं मेमोइर्स ऑफ देहरादून पढ़ रहा था। Then I came to know about this place, and in those times I was working with a newspaper. Okay. So I did a piece on this. और फिर धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में, गोरखों के बारे में सब जानते थे लोग, और लेकिन खालंगा पर से और यहाँ की जो बैटल लाइंस किस तरीके से खुली, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। तो जब मैं जब यहाँ पहली बार आया, तो उसके बाद ये कई दिनों तक मेरे सपनों में भी आता रहा। तो मुझे लगा कि ये ज़रूर मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर मेरे पास कुछ किताबें मुझे मेरे हाथ ऐसी लगी जो अब अभी आम तौर पर अवेलेबल नहीं है, एंड दैट टू द ब्रिटिश जो उसमें अंग्रेज़ सेनापति थे, उनकी जो बायोग्राफी मेरे हाथ लगी, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी बताने लायक है। सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके। अगर हम नक्शा देखें 1803 से 1814 तक, तो काठमांडू से लेकर, कहते हैं काली नदी से लेकर और सतलुज के किनारे तक, कांगड़ा फोर्ट से इधर
सतलुज के किनारे तक गोरखों का राज हो गया था। होल ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड होल ऑफ उत्तराखंड वॉज अंडर देयर स्वे। और जो सेनापति था, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, अगर हम उसको नेपोलियन ऑफ सेंट्रल हिमालयस कहें तो इट्स नॉट एग्जैजरेशन, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। गोरखे 1803 में गढ़वाल में उन्होंने श्रीनगर को कब्जा किया और श्रीनगर का जो उस वक्त टिहरी के राजा थे, राजा प्रद्युम्न शाह, वो श्रीनगर छोड़ के बाड़ाहाट की तरफ गए। अंग्रेज गोरखों ने उनका पीछा किया और वो फिर वापस देहरादून आए। देहरादून से फिर वो चले गए सहारनपुर और देहरादून तक 1804 तक आते आते देहरादून भी गोरखों के कब्जे में आ गई। राजा प्रद्युम्न शाह ने अपना गहने बेचे, अपने बद्रीनाथ की प्लेट बेची, गिरवी रखी और 12-13 हज़ार आदमियों की एक आर्मी फिर जुटाई सहारनपुर में, और उन्होंने देहरादून आके गोरखों से फिर युद्ध किया। और आज जब जहाँ हम गए थे गुरु राम राय दरबार के बैंक अपोजिट देयर वाज अ मैदान, देयर वाज अ फील्ड। वहाँ गढ़वाली सेना का कैंप लगे हुए थे और प्रद्युम्न शाह जो है सुबह अपने टेंट से बाहर निकल के अपने किसी साथी से बात कर रहे थे और तभी गोरखों की एक गोली आके उनको लगी एंड ही डाइड। उनकी समाधि गुरु राम राय दरबार के पीछे है, हाँ, प्रद्युम्न शाह की। और प्रद्युम्न शाह के जो और 2 लड़के थे, सुदर्शन शाह, वो उत्तराखंड छोड़ के चले गए और हरिद्वार में चंडी परगना ज्वालापुर है, कनखल ज्वालापुर, वहाँ जाके रहने लगे क्योंकि वो इलाका जो था वो गोरखों के कब्जे में नहीं था। यहाँ तक तो ये कहानी हुई, ठीक है ना। 1805 तक अंग्रेज़ भी मेरठ तक आ चुके थे, सहारनपुर तक आ चुके थे और 1814 तक most of the India, North India was under their sway, but this part was missing. नेपाल की सीमा बहुत लंबी है। नेपाल की सीमा जो ईस्ट यूपी है वहाँ पर गोरखपुर में लगती है। वहाँ पर 2 तहसीलें हैं, एक भूतवाल है और एक तहसील और है। उसमें अंग्रेज़ों में और गोरखों में या नेपाल की राजशाही में उन दोनों तहसीलों को लेकर मतभेद रहा है। और अंग्रेज़ कहते रहे कि ये तहसील नवाब के कारण हमारे पास आ गई हैं, लेकिन गोरखे कहते रहे या नेपाल वाले कहते रहे कि नहीं, ये हमारी हैं, बिकॉज द किंगशिप एंड द लैंड एरिया बिलोंग टू अस। दोनों में काफ़ी तनातनी चलती रही। गोरखों ने एक बार क्या किया 1814 में, उन्होंने इन दोनों इलाकों की जो पुलिस पोस्ट थी उस पर अटैक किया, वहाँ के दरोगा को, वहाँ के सिपाहियों को मार डाला और उनकी एम्यूनिशन लूट के ले गए। एंड दिस मेड द गवर्नर ऑफ इंडिया वेरी फ्यूरियस और उन्होंने आदेश दिया कि इसको अब निपटना पड़ेगा और लेट्स डू इट। दिल्ली में एक मेजर जनरल बैठा करते थे अंग्रेज़ों के, ईस्ट इंडिया कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तक पूरा देश हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंदर में था, अभी तक क्वीन के अंदर में नहीं आया था। क्वीन के अंदर में 1857 की लड़ाई के बाद आया। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने जनरल ऑक्टरलनी, डेविड ऑक्टरलनी, किसी ने अगर वो किताब पढ़ी हो वाइट मुगल बाय विलियम डालरिम्पल, उसमें बताता है वो कि जनरल ऑक्टरलनी कैसे रहा करते थे। He had a harem of good 20 women. He used to wear clothes like a nawab. और उनके यहाँ भी वही नाच गाने और वो सब चलता था। And he was quite old. Otherwise, उनकी ये सब इस तरीके की लाइफ स्टाइल थी। उस ज़माने में अंग्रेज ऑफिसर्स की लाइफ स्टाइल नवाबों जैसी हुआ करती थी। सो ही ऑर्डर्ड ऑक्टरलनी टू लीड द कैंपेन और उनके अंडर में उन्होंने
लेफ्टिनेंट मेजर जनरल रॉबर्ट जिलेस्पी को कहा कि आप गढ़वाल के ऊपर अटैक करिए, यानी देहरादून पर अटैक करिए, और उसके बाद यहाँ से जीतने के बाद यू जॉइन देम इन हिमाचल प्रदेश, नाहन, और उसके बाद किया। अब जनरल जिलेस्पी, he was born in 1770 and he was a smart young man. His father was related to the family of clergy, और आयरलैंड में पैदा हुए, और कंट्री ऑफ कॉम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको आर्मी में जाने के लिए या ऑफिसर्स रैंक में सीधे जाने के लिए यू हैव टू बाय द कमीशन। आपके पास पैसे हैं तो आप कंपनी में पैसा जमा करिए, वो आपके लड़के को लेफ्टिनेंट बना देंगे और उसको चार्ज दे देंगे। सो कमीशन वॉज बॉट फॉर हिम एंड ही जॉइन द आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी एट द एज ऑफ 70। अब उनको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और जब ट्रेनिंग में कर रहे थे वो, तो जिस शहर में ट्रेनिंग कर रहे थे उस शहर के जो मेयर था उसकी लड़की से उनको प्रेम हो गया, और उन्हीं के एक और कुलीग थे उनको भी प्रेम हो गया। उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई को निपटाने के लिए अ ड्यूएल वाज ऑर्गेनाइज्ड। यू नो व्हाट ड्यूएल इज? फाइट टिल यू डाई। हैं? हाँ, नहीं, आमने सामने दोनों खड़े हैं, दोनों गोलियां चलाएंगे, जिसके लग गई वो मर जाएगा, दूसरा जीत जाएगा, बात खत्म। जिलेस्पी was quite sure shot। अब दोनों आमने सामने हुए, गोलियां चली, जिलेस्पी बच गए, दूसरा मर गया। जब दूसरा मर गया तो उनको भागना पड़ा। He absconded with the girl। और साल भर तक ये अपने दोस्तों के साथ इधर छिपते रहे। 17-18 साल की उम्र क्या हुई? फिर सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई और they reached a compromise because it was a duel। इसमें ऐसा तो था नहीं कि भाई जो है आमने सामने की लड़ाई थी, ये भी मर सकते थे, वो भी मर सकते थे। तो it was called again, वो इंक्वायरी हुई और उसमें इनको बरी कर दिया गया, इंडिया अगेन ज्वाइन। अब जो इतिहास कहता है कि लेफ्टिनेंट ये मेजर जनरल जिलेस्पी, इसका बहुत रिच हिस्ट्री रही है इनके अपने कैरियर की, and he did great things while he was posted in Caribbeans। एक बार तो कैरिबियन में ही इनके टेंट के अंदर 8 लोग घुस आए मारने के लिए उनको, और कहते हैं कि इन्होंने 7 को मार दिया और 1 को पकड़ लिया, और बहुत इनका नाम होते जाता है, और he became a very celebrated soldier। In 1805 he was transferred to India, और हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में आपको जानता है कि फर्स्ट सिपाही म्यूटनी कब हुई थी? सब लोग कहते हैं कि फर्स्ट सिपाही म्यूटनी वाज 1857, बट इट वाजंट। द फर्स्ट सिपाही म्यूटनी वाज इन वेल्लोर। वेल्लोर में टीपू सुल्तान के वंशज रहा करते थे। टीपू सुल्तान तो तब तक ख़त्म हो गया था, उसके वंशज को वहाँ रखा हुआ था अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज ऑफ वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द हाउस ऑफ टीपू सुल्तान। जो वहाँ के सिपाहीज थे उन्होंने पूरा का पूरा जो किला है उसका वेल्लोर का, उस पर कब्ज़ा कर लिया। तब जनरल जिलेस्पी वाज पोस्टेड देयर and he came running with his 100 of the cavalry। He was in charge of Irish dragoons, and he was a cavalry master। तो ये लोग पहुँचे और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़के, और ही इंडिविजुअली he climbed the rope and वो ऊपर चढ़ गए रैम्पार्ट पे, और वहाँ भी लड़ाई हुई। उसके बाद ये अंदर कूद गए, उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया, और फिर सारे जो अंग्रेज़ सिपाही थे वो अंदर घुस गए। He was also termed as Lion of Vellore। तो जिलेस्पी को लायन ऑफ वेलोर के नाम से भी काफ़ी लोग जानने लगे। कुछ लोग बताते हैं कि एक बार बेंगलोर के गोल्फ कोर्स में एक चिड़ियाघर से एक शेर जो है
वो खुल के वापस खुल गया और आज़ाद हो गया और वो उसमें गोल्फ कोर्स में आ गया। So he single-handedly killed that tiger with his sword. जाबाज आदमी था, बहुत जाबाज, लेकिन जल्दबाज था। वो उसकी जल्दबाजी उसको बाद में क्या गुल खिलाएगी, इसके बारे में हम फिर आएंगे। और ही वॉज फिर इसी बीच में ही वॉज ट्रांसफर्ड टू बाटाविया इंडोनेशिया में जाके उसने वहाँ पर जो सुल्तान वगैरह थे उनको अपने काबू में किया और he kind of aligned the few forces there and he had a very kind of a successful stint in Indonesia and archipelago area, पूरा का पूरा जावा सुमात्रा में। फिर ये वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद इनको ये जिम्मेदारी तब दी जाती है कि आप जाइए और जनरल ऑक्टोलनी के साथ गोरखों के साथ लड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही ये आदेश होता है कि ये लड़ाई होनी है और ये लड़ाई पूरे फ्रंट पे होनी है, या राइट फ्रॉम यूपी टू हिमाचल प्रदेश, गोरखों में भी खलबली मच जाती है। उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि एक जगह कंसंट्रेट कर लें। उन्हें अपने जितने भी फोर्ट हैं इस पूरे एरिया में, इस पूरी हिमालयन सेंट्रल हिमालयन बेल्ट में, उन सबको ठीक से मैन करना है और लड़ाई लड़नी है। तो कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 300, कहीं 700, तो इस तरीके से दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर फोर्सेस। और देहरादून जो है, जो द मेन टाउन अंडर देयर पोजीशन, यहाँ पर 400 की एग्जैक्ट फोर्स फाइटर्स और उनकी फैमिलीज, बच्चे कच्चे मिला के 700 लोग होते थे। उतने ही लोग रह गए एंड देयर कमांडर वाज बलभद्र थापा। बलभद्र थापा इज कंसिडर्ड टू बी द नेफ्यू ऑफ अमर सिंह थापा, नेवाड़ी। कुछ लोग उसको बलबल कुंवर कहते हैं। इनके बारे में आपको नेपाल की हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं मिलेगा। उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो कहानियाँ हैं ये इधर उधर से लेकर बुनी गई हैं। तो बलभद्र थापा क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि अब 5-6 हज़ार की फोर्स आ रही है, मेरे पास 400 आदमी हैं, तो हाउ कुड आई डिफेंड, मैं आई एम सीरियसली आउट नंबर्ड बाय देम। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी जगह चुनने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो डिफेंड कर सके। वो अपना पूरा लाव लश्कर लेके इसकी जो ऊपर वाली बीच वाली पहाड़ी है, यहाँ पर इस रास्ते से हम जाएंगे, देयर इज़ अ फ्लैट लैंड, वहाँ पर एक मेक शिफ्ट फोर्ट बनाते हैं। विद इन मंथ्स एक मेक शिफ्ट फोर्ट बनाते हैं जिसमें पत्थर, गारा, कुछ ईंटें और लकड़ी का इस्तेमाल करके वो उसको बना लेते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्टॉकेड लगा के उसको इम्प्रैग्नेबल बना देते हैं, ठीक है ना। जब आप देहरादून आ रहे होंगे तो रास्ते में सुरंग पड़ी होगी, डू यू रिमेंबर? हाँ, नई सुरंग है वो, एक पुरानी सुरंग है। उसके पास मंदिर है ना, पुरानी सुरंग के डाट का मंदिर है। मंदिर कहाँ गया? सुरंग भी नहीं। वो सुरंग थोड़ी दूसरी तरफ है, उसके पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। रूट चेंज कर दिया। हाँ, रूट चेंज कर दिया क्योंकि उससे कंजेशन बहुत हो जाता था। तो वहाँ एक डाट का मंदिर है। इट वॉज गिवन टू सोमनाथ गोसाई बाय गोरखास टू मेक अ टेम्पल देयर, टू लुक आफ्टर द टेम्पल एज वेल एज बिकॉज इट वॉज द मेन पास टू देहरादून। वहाँ का एक तो कर वसूलना और दूसरा कोई एक्टिविटी वैसी हो तो उसके ऊपर ध्यान रखना और खबर करना। अभी क्या होता है, सोमनाथ गोसाई वहाँ बैठे हैं, सोमनाथ गोसाई को लगता है कि कुछ लोगों का आना जाना बढ़ गया है। सोमनाथ गोसाई खबर भेजते हैं बलभद्र को कि भाई यहाँ पर मामला ठीक नहीं लग रहा, कुछ नए किस्म के लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं और कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो इनको भी अपनी खबर तो मिली जाती है कि दे आर एडवांसिंग। तो क्या हुआ कि बनारस से फौज चली, मेरठ पहुंची और मेरठ से चली सहारनपुर पहुंची और एक जो कंटिजेंट है वो हरिद्वार से अंदर घुसता है और हरिद्वार रोड से आते हुए देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचता है। एक कंटिजेंट मोहन पास से आता है और एक कंटिजेंट आता है हरपटपुर साइड से, जो अब कल हम जाएंगे विकास नगर, उस साइड से आता है।
ये तीनों 24 अक्टूबर को देहरादून आके मिलते हैं एंड कर्नल मा बे वॉज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर एंड दे आर वेटिंग फॉर जनरल जिलेस्पी टू कम विद हिज रेटिंग। वो आके बैठ गए। उन्हीं के साथ एक 17 साल का नौजवान और है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, वो है फ्रेडरिक यंग। जो वो हरिद्वार की साइड से देहरादून में एंटर होते हैं। फ्रेडरिक यंग है। फ्रेडरिक यंग इज 17 years old, वो जस्ट लिeutenant देयर एंड वो भी आके परेड ग्राउंड में बैठ जाते हैं। और उसी दिन शाम को कर्नल माबे जब ये लोग आ रहे होते हैं तो कुछ लोग जो गोरखों के आने से जमींदार लोग देहरादून से अप्रूट होके सहारनपुर पहुंच गए थे, वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं उनको। हाँ, होप कि अगर अंग्रेज जीत जाएंगे तो विल गेट बैक आवर जागीर्स एंड स्टफ। उसमें राणा जीवन सिंह हैं, बहादुर सिंह हैं, ये सब लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द प्लेस एंड ऑफ द काइंड ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया तो उसी दिन शाम को कर्नल माबे एक अपना दूत भेजते हैं यहाँ पर और रात को 12 बजे आता है। 12 बजे आके दरवाज़ा खटखटाता है। 24 अक्टूबर 1814। 23 अक्टूबर को क्या था? 23 अक्टूबर को था दशहरा। गोरखों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दशहरा। खूब मांस खाते हैं, खूब रक्सी पीते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट त्यौहार। 23rd was दशहरा, 24th को शाम को वो आता है एंड एवरीबडी इज सेटिएटेड, सब खाए पिए हैं, मस्त हैं। 12 बजे वो नॉक करता है, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? ये अंदर आइए। बलभद्र थापा कमांडर साहब हैं, बुलाओ उनको उठाइए। उनको तो हम नहीं उठा सकते, आपको उठाना पड़ेगा। देयर इज अर्जेंट मैसेज फॉर हिम। खैर बलभद्र थापा को उठाया जाता है और वो मैसेज उनके हाथ में दिया जाता है। बलभद्र वो मैसेज देख के आग बबूला हो जाता है, बिकॉज इट वॉज अ मैसेज टू सरेंडर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। उसने कहा हमें रातों को उठाए जाने की आदत नहीं है, अपने कमांडर से कहो तुमसे हम जंग के मैदान में मुलाकात। जब वो वापस जाता है और कर्नल माबे को देता है तो कर्नल माबे को साथ उसने कहा एक छोटी सी गैरिजन, हमारी 4000 की फ़ौज है, पीछे से और आ रही है। हाँ, हमारे पास 5 जो हैं 12 पाउंडर्स हैं, हमारे पास 3 होइट्ज़र्स हैं। ये एक बहुत सुंदर चिड़िया है। इट्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश। हाँ, अगर ये दिख जाएगी तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। ये ऐसे ही शोर मचाती है। हाँ, तो वो क्या करता है, गुस्से में अगले दिन ही वो हाथियों के ऊपर तोपे लाते हैं और यहाँ ले आते हैं जहाँ ये इस समय वो हाथियों को थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाते हैं और तोपों से गोलाबारी शुरू कर देते हैं। क्या होना उन गोलाबारी से? ये इतने बोल्डर्स हैं यहाँ पर, इतने पत्थर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कर्नल माबे अपना समूह लेके वापस देहरादून और इंतज़ार करते हैं कि कब जिलेस्पी आएंगे। और 29 तारीख को जिलेस्पी आ जाती है। और जिलेस्पी भी आते क्या हैं, जिलेस्पी के साथ 200 आदमी आ रहे हैं उनके रेटिन्यू में। नवाब साहब हैं, है ना, उनके साथ गाने वाले, बजाने वाले, कपड़े धोने वाले, उनके साथ जो है खाना बनाने वाले, उनके 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 कैरेज को धक्का देने वाले, कुल मिला के 200 लोगों का स्टाफ रहता था जनरल के साथ। एंड ही यूज्ड टू लिव लाइक अ किंग। जब ये उनकी मीटिंग होती है, स्टाफ मीटिंग होती है, तो वो बताते हैं उनको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और ये सिचुएशन है। तो जिलेस्पी कहते हैं नो विल डू इट इन 1 day। ठीक है सर। 31 तारीख और 30 तारीख को वो यहाँ पर आते हैं, पूरा एरिया देखते हैं एंड ही वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि किस तरीके से इस लड़ाई को लड़े जाना है ना। तो वो ये तय करते हैं कि 3 कॉलम बनाए जाएंगे जो 3 जगहों से अटैक करेंगे। एक तो इधर से आएगा कॉलम, एक उधर से आएगा और एक यहाँ से चढ़ाई करेगा ऊपर तक। और देन वी विल जस्ट डिसलॉज देम फ्रॉम देयर फोर्ट।
अच्छा लग रहा था सुनने में। तो सुबह वो तीनों कॉलम जो हैं रात को 2 बजे अपनी अपनी जगह पर पोजीशन हो गए और सुबह यहाँ से लड़ाई शुरू होती है 7 बजे से 8 बजे से। खूब जम के बमबारी हो रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है ना। ऊपर से देखते हैं तो उन्होंने अपने जो गेट है, विकेट गेट है, उस पर एक बड़ी तोप लगाई हुई है और उसके साथ साथ अंदर से अब वो लगातार अपने लोगों को कह रहे हैं, पायनियर्स को कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। पायनियर्स आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से जिसके हाथ में जो है, महिलाएं जो हैं गुलेल से पत्थर मार रही हैं और दे आर एट द राइट पोजीशन, वो एडवांटेज की पोजीशन में ऊपर हैं तो वो निशाना साध के मार रहे हैं। उसके बावजूद भी जो इंडियन नेटिव फोर्सेस थी वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और काफ़ी नज़दीक तक भी पहुंच जाती हैं। तो जनरल जिलेस्पी जो है वो आदेश करता है कि पायनियर्स को कि जाके लैडर्स लगाइए। तो पायनियर्स जो है वो सीढ़ियाँ लेके वहाँ तक पहुँचते भी हैं, लेकिन जब तक लैडर लगाने का नंबर आता है तब तक उनको गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। यानी कि फ्रस्ट्रेटेड। अब उनकी अपनी आयरिश ड्रैगून्स है जो उनकी अपनी नेटिव कंपनी है और इसमें बड़ा बाप और बच्चों जैसा रिश्ता रहता है अपनी कंपनी के साथ, है ना। जो जिस कंपनी को बिलोंग करता है तो वो दे यूज्ड टू वर्शिप लाइक हिम, लाइक एनीथिंग, यू नो। तो वो अपने आयरिश ड्रैगून्स को कहता है कि आइए, अब आप आइए, फोर्स इट। अभी क्या होता है कि जनरल जिलेस्पी जो है वो जो उन्होंने टाइम तय किया था उस टाइम पर उनको वो जो साउंड गन दागनी थी वो उस टाइम से पहले दाग देते हैं। ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। 10 बजे का टाइम था, वो 8 बजे ही बंदूक दाग देते हैं और जो दोनों कॉलम्स हैं दे गेट कन्फ्यूज। उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो साइन है ये हमारे लिए है या समथिंग एल्स, यू नो। तो उनको ये नहीं पता चलता कि हमें चलना है या अभी रुकना है करके, है ना। इतनी देर में जनरल जिलेस्पी और इम्पेशेंट हो जाता है ना। ये और लोगों को पुश करता है कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि जो उनकी अपनी फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं और गाजर मूली की तरह कट रही हैं। हाँ, और लेकिन एक से जैसे आती है कि ये इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में लिखा है और ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री जनरल जिलेस्पी की इस लड़ाई के बारे में बहुत कुछ नहीं बताती है, क्योंकि हारी हुई जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा जाता है। तो उसमें एक सेक्शन ऑफ सोल्जर्स दे स्टार्टेड सल्किंग। वो ऊपर तो चढ़ रहे हैं और एक जगह जाके खड़े हो गए हैं या बैठ गए हैं, लेकिन दे आर नॉट मूविंग फर्दर, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ईदर टू देयर बॉसेज or to their adversaries. The situation becomes very very volatile. अब जिलेस्पी को कुछ तो करना है, उसकी अपनी पूरी की पूरी जो पूरी ज़िंदगी की जो उसने नाम कमाया है वो सब दांव पे लग गया। अब वो अपने आयरिश ड्रैगून्स को वो करता है, एक हाथ में टोपी और एक हाथ में तलवार, फॉर द कंट्री ऑफ डाउन फायर। और वो फायर तो क्या होना है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि ऊपर से एक गोली आती है सीधे उसके सीने में लग जाती है और वहीं जनरल जिलेस्पी गिर जाता है, मारा जाता है। उसके साथ में उसका एडजुटेंट, यू नो, लेफ्टिनेंट ओहारा, वो भी वहीं मारा जाता है और उस वक्त की लड़ाई बंद कर दी जाती है। जनरल जिलेस्पी की लाश को ले जाने के लिए गोरखे भी फायरिंग बंद कर देते हैं, उनकी लाश को लाया जाता है वापस और ये सब वापस लड़ाई बंद करके देहरादून आ जाते हैं। गोरखों को 1 महीने का टाइम और मिल जाता है भाई के लिए, अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए। अब जनरल जिलेस्पी की लाश इनके पास है और अब यहाँ देहरादून में तो कोई इनका कोई सेटलमेंट है नहीं जो उनको वहाँ दफनाया जाए। मेरठ में उनका सेटलमेंट है, तो जनरल जिलेस्पी की लाश को मेरठ भेजा जाता है। 4 दिन में मेरठ भेजते हैं, मेरठ पहुँचते हैं उनकी डेड बॉडी। अब किस में भेजा होगा उनको, उनकी डेड बॉडी को कैसे भेजा होगा उन्होंने, कोई बताएगा मुझे? ये रिवर के ज़रिए? नो, उनकी डेड बॉडी को रम का जो बैरल है उसमें डाला गया
टू प्रॉपरली संरक्षित रहे, उनकी कंजर्व रहे बॉडी, और बैरल में डाल के उनको मेरठ भेजा गया। मेरठ में उनको दफनाया गया। आज भी आप अगर मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया में जो सिमेट्री है वहाँ जाएंगे तो सबसे ऊंची मीनार जनरल जिलेस्पी के ही कब्र के ऊपर है, और वो मीनार जो है 1868 में उनकी अपनी आयरिश ड्रैगन्स ने उनकी याद में बनाई है ना। सबसे ऊंची मीनार आपको वहीं मिलेगी उनकी जनरल जिलेस्पी की। अब जनरल जिलेस्पी का खेल खत्म हुआ। अब खेल शुरू होता है। अब माबे हैं, माबे, कर्नल माबे इज अ सीनियर ऑफिसर इंचार्ज। अब वो दिल्ली खबर भेजते हैं कि वी नीड रीइंफोर्समेंट्स, वी नीड बेटर मोर हाई पावर गन्स, वी नीड अ बैटरिंग ट्रेन, जिससे कि वो उसके फ्रंट गेट को तोड़ा जा सके। एक महीने बाद अगेन 26 ऑफ नवंबर वो बैटरिंग ट्रेन आती है और ये लड़ाई दोबारा से रिज्यूम होती है। फिर से दोबारा से लड़ाई जब शुरू होती है, फिर वही हाल, can't do anything, मारते रहो गोले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी अब क्या था, अक्टूबर तक तो पानी यहाँ बहुत था, बारिश हो के चुकी थी, ऑल ग्रीन। जब भी आप सितंबर अक्टूबर में आए तो यहाँ छोटे छोटे इस पूरे इलाके में पानी के आपको पूडल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे झरने मिल जाएंगे। लेकिन नवंबर तक आते आते वो जब झरने सूख गए और गोरखे जो हैं जिस जगह से पानी ला रहे थे उस जगह का पता अंग्रेज़ों को लग जाता है। सो वो वहाँ पर एक अपनी एडवांस पार्टी भेजते हैं और उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं। अब गोरखों का पानी बंद हो गया। नाउ दे आर वो अपने फोर्ट में कैद होकर रह गए हैं। 3 दिन और वो सस्टेन करते हैं। 30 नवंबर को फाइनली गोलाबारी जब चल रही है वो बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते हैं और गोले अंदर तक मारने लगते हैं। 30 नवंबर की रात को बलभद्र थापा अपने 70 साथियों के साथ फोर्ट से बाहर निकलता है और आवाज़ दे के कहता है कि आई एम लीविंग दिस फोर्ट ऑन माई ओन अकॉर्ड। मैं इस किले को अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। इस फोर्ट के अंदर जाना अभिशप्त है। इट्स अ बैड ओमेन अगर इस फोर्ट के अंदर आप गए। वो छोड़ के सीधे से यहाँ से निकल के रात के अंधेरे में घूम जाता है। एक भी गोली कोई भी अंग्रेज़, कोई भी सिपाही इसके ऊपर नहीं चला था। जान छूटी जान छूटी, इसको जाने दे। तब ये अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है। द डेड बॉडीज वाज स्टीवन एवरीवेयर। कुछ घायल लोग थे, महिलाएं, बच्चे, बहुत लोग मरे हुए थे। अगले दिन सुबह कर्नल माबे जो हैं वो एक पार्टी को इनके पीछे भेजते हैं कि ढूंढो भाई उसको कहाँ है। तो वो यहाँ से उतरते हैं और मसूरी का रास्ता पकड़ते हैं या पहाड़ों से होते हुए। एक जगह इनकी मुठभेड़ हो जाती है, उसमें 30-40 लोग मारे जाते हैं, लेकिन बलभद्र थापा निकल जाते हैं। ये कहा गया है कि जब ये लड़ाई हो रही थी, देवर अराउंड 400 गुरखास were hovering around the area to join the main force. They couldn't. लेकिन जब ये बाहर निकल गए, वो लोग उनको ज्वाइन कर गए विद अ बिग पार्टी। वहाँ से निकलकर जौनसार पहुँच जाते हैं, चक्राता के पास। देयर वाज अ फोर्ट कॉल्ड वैराटगढ़ी। वो उस फोर्ट को मैन करते हैं और अंग्रेज़ फौज जब उस फोर्ट पर जाती है तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। उसको छोड़ने के बाद बलभद्र थापा जौंतगढ़ एक फोर्ट है, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, वहाँ जाके लड़ाई लड़ते हैं। वो फोर्ट भी उनको छोड़ना पड़ता है। तो वो और जो है डीप वेस्ट में चले जाते हैं। एक फोर्ट को और सुबातू के पास डिफेंड करते हैं। और जब वो लगता है कि आखिरी फोर्ट भी हमारा हाथ से गया, तो सरेंडर करने के बजाय वो क्रॉस करते हैं और राजा रंजीत सिंह की फ़ौज में शामिल हो जाते हैं विद हिज 200 मैन।
और राजा रंजीत सिंह बलभद्र थापा को जनरल बनाता है। 8 साल वो उसकी सर्विस में रहते हैं और राजा रंजीत सिंह का जो फेमस अफगान कैंपेन है उसमें बलभद्र थापा जाते हैं और टू हिज लास्ट मैन 1822 वो मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो लड़का है फ्रेडरिक यांग ये हिमाचल के कैंपेन में है और हिमाचल के कैंपेन में ही वॉज कैप्चर्ड बाय गुरखर्स बट ही वॉज ट्रीटेड वेरी वेल बाय द गुरखर्स। अब वो करीब 2 महीने 3 महीने उनकी कैप्टिविटी में रहता है और वो गोरखली जुबान भी सीख लेता है। जब आपकी उम्र कम होती है आपके लिए सीखना ज़्यादा आसान होता है, एक उम्र के बाद सीखा भी नहीं जाता है, तो वो उनकी जुबान सीख लेता है। लड़ाई ख़त्म होती है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि एक गोरखा आया यहीं से उतर के उसका जबड़ा लटका हुआ है, उसकी गोली पड़ी है, अंग्रेज उसको अपने अस्पताल में रखते हैं, वो ठीक ठाक हो जाता है। ठीक होने के बाद कहता है कि अब बताओ मेरी रेजिमेंट कहाँ है गोरखों की, मैं फिर जा रहा हूँ लड़ने के लिए तुम्हारे से। तो हमें सोचते हैं ये कैसे पागल लोग हैं, बिकॉज दे वर वेरी गुड एट माउंटेन वॉरफेयर। गोरखों के पास माउंटेन वॉरफेयर का बड़ा भारी अनुभव था। फ्रेडरिक यंग जब वहाँ से बाहर निकलता है तब तक सिंगोली संधि हो जाती है गोरखों में और अंग्रेज़ों में, और पूरा का पूरा जो गोरखा क्राउड है सैनिकों का ये अमर सिंह थापा के नेतृत्व में वापस काठमांडू पहुंच जाता है। और जब वो काठमांडू पहुंचते हैं तो होना तो हीरो वेलकम चाहिए था, लेकिन वहाँ जो सरकार है, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस तरीके के हो जाते हैं कि अमर सिंह थापा को जेल में डाल दिया जाता है एंड ही डाइड देयर अनसंग हीरो। आज तभी हमको नेपाल की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत थोड़ा इनके बारे में जानने को मिलता है, लेकिन जनरल जिलेस्पी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ अ हीरो ऑफ आयरलैंड नाउ। और जब वो उनके शहर में उनकी एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई और ही वॉज अ फ्री मैसन, है ना। देयर इज़ अ कल्ट इन अंग्रेज़ों में एक कल्ट है फ्री मैसन का, एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। तो 45,000 लोग उनकी प्रतिमा के आवरण पे इकट्ठा हुए आयरलैंड में और उनकी प्रतिमा का आवरण हुआ, वॉज वेरी पॉपुलर। अब दूसरी बात और है कि अगर ये जनरल जिलेस्पी अगर स्कॉट्समैन होता या ब्रिटिश होता हार्डकोर इंग्लैंड का, तो शायद इसका नाम खूब होता, लेकिन सिंस ही वॉज आयरिशमैन तो किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा पढ़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से फिर जब फ्रेडरिक यंग छूट के आए तो ही प्रपोज दैट वी शुड हैव गोरखा इन आवर आर्मी, नेटिव हमको चाहिए। तो फिर उन्होंने फर्स्ट बटालियन ऑफ गोरखा, फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट का यहाँ पर गठन हुआ 1818 में, इस लड़ाई के 4 साल बाद। और उसके बाद तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और गोरखों ने हिंदुस्तान में बहुत बड़े कंपेन्स में हिस्सा लिया। 1857 को दबाने में गोरखों का बड़ा योगदान रहा। और आपके जो भरतपुर में जाट राजा के खिलाफ लड़ाई थी, जाट राजा के खिलाफ 20 साल से अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन उनके मड फोर्ट्स नहीं उड़ा पा रहे थे। तो अल्टीमेटली दे हैव टू सेंड गोरखास देयर, तो गोरखास ने जो है जाट राजा के घुटने टिकाए। तो गोरखों का इस तरीके का इतिहास रहा। और आज भी पहाड़ों में गोरखों के दमन की कहानियाँ, दे रूल विद आयरन हैंड, है ना। और कहा जाता है कि हरिद्वार की मंडी में गाय भैंस बैल और ऊँट से सस्ते इंसान बिकते थे। 2-2 रुपये 4-4 रुपये में जो लोग अपने कर नहीं चुका पाते थे, जो लोग अपने डेट नहीं चुका पाते थे, जो लोग किसी छोटे मोटे जुर्म में और जिनका कोई लेना देना, जिनका कोई नाम लेवा नहीं होता था, उनको गोरखे पकड़ के हरिद्वार में एज अ स्लेव बेच दिया करते थे। कहा तो इतना जाता है कि कम से कम 1 लाख गढ़वालियों को गोरखों ने उस जमाने में हरिद्वार की मंडी में एज अ स्लेव बेच डाला था, है ना। आज भी अगर हम देखें तो अगर आप जौनसार और जौनपुर के घरों को देखें तो घरों के जो दरवाजे हैं गोरखियानी के बाद, गोरखों का जो 9 साल का राज है इसको गोरखियानी कहा जाता है, गोरखों का राज कहा जाता है।
तो लोगों के घरों के जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे कर दिए गए, और दरवाजे में घुसने के बाद आपको 3 सीढ़ी नीचे उतरना होता है। वो इसलिए किया गया कि कोई भी हमलावर अगर दरवाजे में घुसेगा और नीचे उतरने की कोशिश करेगा, उतनी देर में आपको टाइम मिल जाएगा उसको मारने का। तो सभी जौनपुर के सभी गांवों में, पुराने मकानों में इस तरीके के छोटे दरवाजे कर दिए गए, है ना। और इधर से ये लोग मसूरी से होके यमुना वैली में जाया करते थे। तो गोरखों का राज जो है, दे काइंड ऑफ दे रूल्ड उत्तराखंड विद द आयरन हैंड। आज भी वो किस्से कहानियाँ लोगों को सुनाई पड़ते हैं, लेकिन अब चूंकि वो स्वधर्मी थे, तो इसलिए अगर वो मुग़ल होते तो आज पता नहीं क्या क्या होता उनके नाम पर, लेकिन वो स्वधर्मी थे, तो इसलिए they are living peacefully here. Now they are part and parcel, and they are culturally part and parcel of the culture of Uttarakhand now. Assimilate हो गए हैं। देहरादून में इसलिए इतने ज़्यादा गोरखे हैं क्योंकि यहाँ पर वो बटालियंस बनाई गई, रेजिमेंट्स बनाई गई, और ट्रेडिशनली उनको ये लगता है कि देहरादून is as good as नेपाल। देहरादून में आज भी करीब करीब 2 लाख गोरखा मूल के या नेपाली मूल के लोग रहते हैं, है ना। पहाड़ों में जब से पलायन बढ़ा है, जब से माइग्रेशन बढ़ा है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो गुरखास आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, एंड they have taken the lands on rent from the indigenous people, and they are doing good business there, तो इसी तरीके से जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, तो रॉयल जो गोरखा की जो 2 टॉप बटालियंस थी, रेजिमेंट्स थी, वो अंग्रेज़ अपने साथ ले गए, एंड उनको अच्छी पेंशन मिलती है। नाउ दे आर फाउंड इन द आर्मीज ऑफ हांगकांग, दे आर फाउंड इन द आर्मीज ऑफ सिंगापुर, तो बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो फिर उसके बाद से 1814 के बाद लड़ाई जब ख़त्म हुई, तो टिहरी के राजा को रीइंस्टेट कर दिया गया, और टिहरी के राजा से वार्ड इंडिम्निटी के रूप में देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, जो लड़ाई में खर्चा हुआ था हमें उसका कंपनी का, उसके एवज में ये दोनों ले लिए गए, और फिर देहरादून में राज की शुरुआत होती है, ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, जो फिर 1947 तक अनवरत रूप से चलते रहा। So this is the story of Khalanga, and Khalanga is celebrated in the annals of history with the valor of Gorkhas, और जनरल जिलेस्पी की जल्दबाजी। जनरल जिलेस्पी अगर 2-4-6 दिन रुक जाते, उनका पानी ढूंढते बंद कर देते, या सीज लगा देते, 1 महीने की सीज लगा देते, तो वो अपना आप ही भूखे मर जाते, है ना। लेकिन उनको जल्दी थी, उनको आर्टिलरी के साथ शामिल होने की जल्दी थी। उनको ये लगता था कि ये एक मेकशिफ्ट फोर्ट है, इसका क्या है, ये तो चुटकियों का खेल है। लेकिन हमेशा एक सी चीज़ नहीं होती है। इट्स नॉट ऑलवेज, योर विल नेवर प्रिवेल्स ऑलवेज, तो ही मेट अ वेरी बैड एंड, ये फिर आ गई लाफिंग थ्रशर्स। तो इस तरीके से इस लड़ाई का अंत होता है, और इस लड़ाई के अंत के साथ ही गोरखों के शासन का भी अंत होता है। और ये लड़ाई अगर नहीं हुई होती, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम नेपाल के हिस्से होते, क्योंकि इतनी ताकत तो रह नहीं गई थी गढ़वाल के राजाओं के पास कि वो रिगुप होते और लड़ाई लड़ते, है ना। तो आज भी हम नेपाल के राजा के ये हिस्सा नेपाल कहलाता है। अगर आप गूगल में जाएं और नाला पानी की लड़ाई को ढूंढें, तो उसमें लिखा है देहरादून नेपाल, है ना। अब जाके चेंज किया हो, किसी ने नहीं किया हो, नहीं, अभी तक जो है वो नेपाल भी लिखा जाता था उसको। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका खान पान, उसका बहुत प्रभाव गढ़वाल के लोगों पे 9 साल में ही पड़ गया। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं, पिथौरागढ़ वगैरह, जहाँ पर बोली भाषा भी बहुत कुछ एक जैसी है। तो दिस इज़ द वे इट हैपेंड। और उसके बाद देहरादून वाकई प्रोमिनेंस में आया।
जब फ्रेडरिक यंग को देहरादून का मजिस्ट्रेट बनाया गया तब उसने मसूरी को खोजा और मसूरी में सबसे पहले उसने गेम कॉटेज बनाई। गेम कॉटेज के बाद उसने मलिंगार में अपना मकान बनाया और उसके बाद से फिर आज जो आप देख रहे हैं ये फ्रेडरिक यंग की देन है। और हम लोगों में हम इतने कृतज्ञ हो गए हैं, हमने एक मूर्ति भी लगाने की नहीं सोची मसूरी जैसी जगह में, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज भी मसूरी वैसा ही होता जैसे और पहाड़ होते हैं, है ना। मसूरी में लाखों लोगों को जिस तरीके का रोज़गार मिला है तो हमें ज़रूर रेसिप्रोकेट करना चाहिए। एनी क्वेश्चन? गेम कॉटेज जो आप कह रहे हो वो बार्लोगंज वाली जो जगह है? नहीं, गेम कॉटेज बनाई थी कैमल बैक रोड पे। गेम कॉटेज मतलब वहाँ से बैठ के उसमें अपना वहाँ जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे तो वहाँ से जंगली जानवर मारते थे। तो जब 1-2 साल वो गेम कॉटेज रही तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की, मैंने आपको बताया था, अंग्रेज़ों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 31 साल थी। 17 साल का लड़का ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करके जब हिंदुस्तान आता था तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि वो 12-13 साल ही जिएगा। और हिंदुस्तान की गर्मी, हिंदुस्तान का मलेरिया उसको जीने नहीं देता था, हैजा और कॉलरा उसको जीने नहीं देता था। लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग, मसूरी और डलहौजी और शिमला खोज लिया तब से उनकी लाइफ बढ़ गई, क्योंकि गर्मियों में फिर लोग पहाड़ों की तरफ आने लगे और अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से बचा पाने में कामयाब हुए। तो और यहाँ पर सबसे पहले मसूरी में बसावट की जगह सबसे पहले कन्वल्सन डिपो बनाया गया। जो लड़ाइयों में जवान घायल होते हैं प्लेन्स में हिंदुस्तान के, उनको आराम करने के लिए, रिकूपरेट करने के लिए मसूरी भेजा जाए ताकि वो दोबारा से सर्विस के लायक हो सकें। तो इन पहाड़ों का योगदान अंग्रेज़ों के लिए भी बहुत रहा और आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के रूप में भी बहुत योगदान रहा। तो हमें ज़रूर याद करना चाहिए ऐसे लोगों को। फ्रेडरिक यंग यहाँ से क्या ले गए? कुछ भी नहीं ले गए। जितना पैसा कमा के ले गए थे वो बैंक ऑफ आगरा में था। जब स्कॉटलैंड पहुँचे तो पता चला बैंक ऑफ आगरा डूब गया, एक नया पैसा नहीं मिला उन्हें। फिर उनकी बेटी थी, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उनकी मदद करी। He died at the ripe age of 80, in Scotland. पर जो ले गए थे वो बैंक आगरा में डूब गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि वो क्या ले गए हों। ये जो हम कहते हैं ले गए, ज़रूर ले गए, पर कुछ दे भी गए। तो देने को हमें ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। The kind of knowledge domain they have left for us, उसको हमें ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। एक भी चिड़िया ऐसी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे लिए छोड़ गए हो कि भाई इसको तुम ढूंढना, है ना। सारी चिड़िया ढूंढ गए वो, लगभग सारे पेड़ ढूंढ गए, सारे पौधे ढूंढ गए, सारी तितलियाँ ढूंढ गए। हमारे तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उससे पहले हमारे पास कोई डोमेन नहीं था। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे पास कोई किताब नहीं थी जो ये बताती हो कि इस चिड़िया का नाम ये है और इस तितली का नाम ये है। They did all the work, for us, for our benefit. ये ज़रूर है कि वो बहुत कुछ ले भी गए तो वो कुछ दे भी गए, है ना। जो वो ले गए उसके लिए उनको ज़रूर आप धिक्कार सकते हैं, लेकिन जो दे गए उसके लिए आपको you must be thankful for that, This is it. Right. Thank you, sir.